हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। पहली चीज़ जो है हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सेकंड चीज़ हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तीसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और चौथी और आखिरी चीज़ हम ये जानेंगे कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, अब पढ़ते हैं डिफाइन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर रिएक्ट कर कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाती हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इसमें दो अलग अलग सब्सटेंस थे, क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों ही सब्सटेंस ने एक नई चीज़ बनाई जो कि थी वाटर। तो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि मैंने आपको अभी तक केमिकल रिएक्शन बताया। इन सब केमिकल रिएक्शन में एक नई चीज़ बन रही है, जैसे कि रेस्पिरेशन। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक नई चीज़ बन रही है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दूध से दही का बनना। तो एक सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नई चीज़ बनती है। तो आप देख रहे होंगे जितने भी केमिकल रिएक्शन मैंने अभी तक आपको बताए हैं, सब में नई चीज़ ज़रूर फॉर्म्ड होगी। अब बात करते हैं साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। पहली चीज़, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, इवोल्यूशन ऑफ हीट, गैस, लाइट एंड साउंड। तो केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि एक सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाए, और केमिकल रिएक्शन में ये भी हो सकता है उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए, या फिर हीट इवोल्यूट हो, गैस इवोल्यूट हो, लाइट इवोल्यूट हो, या फिर साउंड निकले। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल जल रही होती है तो उसकी सॉलिड वैक्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ, स्टेट चेंज हुई यहाँ पे वैक्स की। दूसरी बात, जब कैंडल बर्न हो रही होती है तो उसमें गैस भी रिलीज हो रही होती है, जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट भी रिलीज हो रही होती है और लाइट भी रिलीज हो रही होती है। तो ये कुछ साइन हैं जो कि बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट होता क्या, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कहते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जिनसे मिलकर बनता है वो नया सब्सटेंस उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जो है हमने एयर के अंदर जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर जब वो एयर के साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ मैग्नीशियम रिबन, तो उनने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है, और उसके मिलकर जो नया सब्सटेंस बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है जिसमें मैं आपको केमिकल इक्वेशन। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पार्ट 2 के बारे में। किसी ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। पहली चीज़ हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अब देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, अब डिफाइन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हम जब भी कभी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम ही है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर बनाता है। अब ये तो हो गया एक केमिकल रिएक्शन।
अब इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि H प्लस O2 इक्वल्स टू H2O। तो ये जो हो गया ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। जब कभी भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ करा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर, ये था एक केमिकल रिएक्शन, हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया नीचे, तो ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल। मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स सेम होते हैं, वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। इस इक्वेशन में Zn जो कि जिंक है उसके रिएक्टेंट साइड पे भी 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 एटम है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की यानी कि H की। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे भी 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 एटम्स हैं। रिएक्टेंट साइड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और प्रोडक्ट साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड होती है। इक्वल के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड। तो हाइड्रोजन के भी 2 एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ही एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अब सल्फेट के 4 एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 एटम सल्फेट के। तो ऐसी इक्वेशन जिनके एलिमेंट के एटम सेम हो वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है, जैसे कि ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स सेम हैं। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है। इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर अनइक्वल। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के एटम के। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। अब इस इक्वेशन के अंदर Fe जो है यानी कि आयरन उसके 1 एटम है रिएक्टेंट साइड की तरफ और प्रोडक्ट साइड की तरफ Fe के 3 एटम्स हैं। तो ये क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं दोनों साइड पर। रिएक्टेंट साइड पे Fe के 1 एटम थे और प्रोडक्ट साइड पे Fe के 3 एटम्स हैं। तो ये इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। अब जैसे कि आप आगे देखिए H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। चलिए ये तो इक्वल है, हाइड्रोजन जो है इस इक्वेशन के अंदर वो इक्वल है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की यानी कि O की। O जो है रिएक्टेंट साइड पे उसके एटम है 1 और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के एटम है 4, तो ये फिर से अनइक्वल हो गया। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे अलग अलग एटम होते हैं हर एलिमेंट के। अब बात करते हैं क्या हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हम एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन ले रखी है जो कि है Fe प्लस H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो रिएक्टेंट की होती है और राइट हैंड साइड जो होती है वो प्रोडक्ट की होती है, ठीक है ना। तो हमें एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें यहाँ पे हम लिखते हैं एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसके नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। दूसरी टेबल में हम बनाते हैं एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो हम यहाँ लिखते हैं और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं Fe से। Fe के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं? Fe के रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम्स हैं, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। Fe के प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन की यानी कि H की। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स है ना, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, अब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ऐसे ही ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम है, हमने यहाँ पे 1 लिख रखा है। और क्या नाम है उसका, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन से एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम है।
ऐसे कि हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे 4 एटम्स हैं, तो हम पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन को, जो कि O1 है यहाँ पर, इस पूरे ही इक्वेशन को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू में 4, तो यहाँ पर आ गया 4। तो ऑक्सीजन जो है अब वो बैलेंस हो गई है। अब हमने यहाँ पे 4 से ऑक्सीजन की तो मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 4 आ गया। अब हमें हाइड्रोजन की भी करनी पड़ेगी, है ना। तो 2 इंटू में 4 इक्वल्स टू 8। अब हाइड्रोजन हो गया 8 और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन है 2, तो हमें प्रोडक्ट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हाइड्रोजन की। तो 2 इंटू में 4 इक्वल में 8, तो हाइड्रोजन भी अब इक्वल हो गया। ऑक्सीजन हमने पहले इक्वल कर दिया था 4 से मल्टीप्लाई कर, और हाइड्रोजन हमने 8 से मल्टीप्लाई कर इक्वल कर दिया। अब करते हैं हम आयरन को इक्वल। आयरन जो है वो यहाँ पर एक एटम है आयरन का, जो कि हमने लिख रखा है, और प्रोडक्ट साइड पे आयरन का एटम्स हैं 3, तो हमें रिएक्टेंट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आयरन की, ताकि हमारा इक्वल हो जाए आयरन। तो हम यहाँ पे इक्वल भी आयरन को भी हमने इक्वल कर दिया। तो ये इक्वेशन जो आती है पूरी, ये इक्वेशन आती है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो अब मैं रोज़ अपलोड करा करूँगा अपने चैनल पे।